आप तो सभी का क्लास में हार्दिक स्वागत है। अ, कुछ पुराना पूछना है किसी को? नो सर। देखिए, योजना आयोग ने जो गरीबी अ, की परिभाषा दी थी या निर्धन की परिभाषा दी थी, कौन व्यक्ति गरीब है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को निर्धन माना है ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम, या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो 2100 कैलोरी से कम का उपभोग करता है। अर्थात वो जो भोजन ग्रहण करता है, अगर उससे प्राप्त ऊर्जा अगर हम उसे कैलोरीज में मापें, तो अगर वो 2400 से कैलोरी से कम है गाँव क्षेत्रों में, या शहरी क्षेत्र में अगर 2100 से कम है, तो वह व्यक्ति योजना आयोग के हिसाब से गरीब माना जाएगा। निर्धनता संबंधी कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें हमने कल कुछ जाना था। जल्दी से इन्हें एक रिकैप लेते हुए पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो निर्धन लोग होते हैं, इनके पास रोजगार निश्चित नहीं होता। निर्धनों का जोखिम भरा जीवन होता है, यानी कि इनके पास कोई भी चीज की किसी चीज की निश्चितता नहीं होती। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो इसी को हम मानते हैं कि ये लोग गरीब कहे जाएंगे जिनके जीवन में निश्चितता नहीं है, जोखिम है ढेर सारा। ये जोखिम शारीरिक भी होता है, वर्क प्लेस पे रोजगार का भी जोखिम है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, निर्धनों के पास परिसंपत्तियां कम होती हैं, यानी कि इनका घर मकान जो होता है वो बहुत कमजोर होता है। बांस के तिनके का या कमजोर लकड़ियों का या कभी कभी मिट्टी का बना हुआ मकान होता है। इनके पास जमीनें भी प्रायः नहीं होती हैं, और अगर होती भी है तो या तो बहुत कम है, या वो सूखी या बंजर जमीनें होती हैं जहाँ पे फसलें अच्छे से नहीं हो सकती। निर्धन बुनियादी शिक्षा और कौशल से हमेशा वंचित रहते हैं। बुनियादी शिक्षा यानी कि जो उन्हें सामान्य समझ देता है, लिखने पढ़ने की, अक्षरों का ज्ञान, नंबर्स की पहचान, ये बुनियादी शिक्षा है। हर व्यक्ति को कम से कम साक्षरता के स्तर की पढ़ाई तो आनी चाहिए। तो कभी कभी ये बुनियादी शिक्षा भी नहीं पा पाते। और जो बुनियादी कौशल है, जैसे रुपया गिन पाना, उनको पहचान पाना, घड़ी में समय देख पाना, ये सामान्य कौशल है। ये इन कौशलों से भी बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं। निर्धन लोग कुपोषण का भी शिकार होते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए ही पर्याप्त भोजन नहीं होता, और इसी कुपोषण के चलते ये अक्सर बहुत बार अपंगता, ये कभी कभी अस्थायी और कभी कभी स्थायी अपंगता, कभी कभी गंभीर बीमारियों के रूप में ये जकड़ जाते हैं जब शारीरिक रूप से ये कमजोर हो जाते हैं। ये निर्धन वह लोग भी होते हैं जो गलियों में घूम घूम कर छोटे मोटे सामान बेचते हैं या मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। ज्यादातर इनके बारे में ये देखा जाता है कि ये मजबूरन साहूकारों से या अपने गांव के या मोहल्ले के धनाढ्य व्यक्ति से, धनी व्यक्ति से उधार लेते हैं, जो कि उन्हें काफी ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देते हैं। उस ब्याज को ही चुकाने में उनकी पूरी उम्र गुजर जाती है। जीवन भर वह इसी ऋणग्रस्तता से दबे रहते हैं। अधिकांश लोगों के घरों में जो निर्धन कहे जा सकते हैं, उनके घरों में लकड़ी या जो गाय या भैंस का जो गोबर होता है, उनसे ईंधन के रूप में उपयुक्त होने वाले उपले या कंडों की आग पर ही वो खाना बनाते हैं, और इससे भी उन्हें कभी कभी स्वास्थ्य की खराबी का सामना करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य की खराबी का स्तर ये होता है बच्चों, कि धुआं बहुत निकलता है, और अधिकांश महिलाएं जो होती हैं उनको फेफड़े संबंधी सांस लेने की समस्याएं गांव में इसीलिए हो जाया करती हैं, क्योंकि उन्हें उस चूल्हे से निकले हुए धुएं का सामना डेली करना पड़ता है। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो महिलाएं, गांव में महिलाएं जो इस तरह के कच्चे ईंधन का इस्तेमाल करके भोजन बनाती थी, ये जो महिलाएं होती थी, ये दिन भर में लगभग 20 सिगरेट जितना धुआं ये ग्रहण कर लेती थी अपने फेफड़ों में। तो ये बहुत हानिकारक था। लेकिन थैंक गॉड, वर्तमान जो सरकार है उन्होंने कुछ ऐसा किया है। उज्ज्वला योजनाएं चली हैं जिनके जरिए महिलाओं को गैस कनेक्शन फ्री में मिल गए। कोरोना के समय में सिलेंडर भी कुछ हद तक कुछ लोगों को फ्री में मिले। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस समस्या से कुछ हद तक राहत मिली है फिलहाल। बाकी बंदरबाट तो सरकारी योजना का एक अभिन्न हिस्सा है भारतवर्ष में। भ्रष्टाचार की भेंट हर योजना चढ़ती ही है, तो वो है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राहत जरूर मिली है। तो निर्धनों की पहचान में अभी भी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि गांव में चूल्हों पर भोजन बनता है, क्योंकि सिलेंडर अभी भी बहुत महंगा है।
गरीबों के लिए गैस सिलेंडर तो मिल गया, गैस कनेक्शन तो मिल गया फ्री में, लेकिन सिलेंडर खरीदना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 1000 रुपए का सिलेंडर एक आने लगा है, और ये एक गरीब व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल से भी बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है। 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि लाखों रोजगार की भागीदारी में निर्धनों के घरों में स्त्री पुरुष का अनुपात बहुत कम है। स्त्रियां काम बहुत करती हैं, लेकिन उनका जो रोजगार है वो लाभपूर्ण नहीं होता, अलाभपूर्ण होता है। निर्धन महिलाओं की मातृत्व काल में भी देखभाल नहीं हो पाती। मातृत्व काल में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है माताओं को, लेकिन चूंकि देखभाल नहीं हो पाती, पर्याप्त भोजन और सुविधाओं के अभाव में माताएं कमजोर होती हैं, तो बच्चे भी उसी तरह से पूर्ण स्वस्थ जन्म नहीं ले पाते, और जन्म के पश्चात बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जटिलताएं होती हैं बच्चों के स्वास्थ्य पे, और इस तरह से उनकी जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक व्यक्ति कितने वर्षों तक औसत रूप से जिएगा, तो जीवन प्रत्याशा पर जो प्रभाव पड़ता है, अर्थात ज्यादातर बच्चे, शिशु जन्म के लेने के पश्चात उनकी अक्सर मृत्यु होती है 6-7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद। ये निर्धन परिवारों में अक्सर देखा जाता है। तो एक और 2-3 सिम्टम और है इसमें गरीबों के। निर्धनों को पीने के लिए पानी कभी कभी तो मिलता ही नहीं, और कभी कभी मिलता है तो वह स्वच्छ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता उनके स्वास्थ्य के लिए। निर्धनतम परिवारों के जीवन का एक शाश्वत सत्य देखा जा सकता है कि उन्हें भूख और भुखमरी का सामना करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो 15 दिन 20 दिन भोजन ना खाए उसी को आप भुखमरी बोलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को एक टाइम का भोजन मिल रहा है, या आधा अधूरा, उसका पेट पूरा भर नहीं पा रहा है, ऐसा भोजन कर रहा है, स्वास्थ्यकारी भोजन नहीं कर पा रहा है, ऐसा भोजन कर रहा है जो उनके स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचाएगा, पता नहीं कोटे का सड़ा हुआ चावल मिल गया, वही खा रहे हैं बेचारे गरीब, और फिर बीमार हो रहे हैं, बीमारी के लिए इलाज के पैसे नहीं है। सरकार के पास योजनाएं बहुत हैं। सरकार ने योजनाएं इतनी गजब गजब की चला रखी, लेकिन उन योजनाओं का हाल इतना गजब का है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको पता है, अस्पताल 1 रुपए में इलाज करते हैं गरीबों को, लेकिन जब कोई गरीब इलाज करने के लिए अस्पताल में पहुंचता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक के कुछ इंजेक्शन लगा के, जो है ड्रिप लगा दी जाती है ग्लूकोज की, और फिर कहीं अगर रात में पहुंचा है तो फिर सुबह कहीं कोई एक आध डॉक्टर जो है देखने के लिए अगर आ गया, अगर अच्छा बहुत ज्यादा सीरियस डॉक्टर हुआ। कुछ डॉक्टर्स अच्छे हैं भी, बहुत अच्छे मेहनत से देखते हैं, लेकिन ऐसों की संख्या 100 में कहीं 1-8% ढूंढने से मिलेगी। ये प्रतिशत अगर बढ़ जाए तो कुछ कल्याण हो जाए। सरकार जो है वह योजनाएं लागू करती है, लेकिन उनको सही से लागू कराए इस पे ध्यान नहीं दे पाती। वजह वही है, मशीनरी में हम ही लोग विद्यमान, पब्लिक ही विद्यमान है। मशीनरी समझते हैं, सरकार का जो पूरा अमला है प्रशासनिक, वो कोई एलियंस थोड़ी है, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, वो जनता से ही निकले हुए कुछ लोग हैं, पब्लिक से ही निकले हुए लोग हैं, और वह स्वभावता इतने भ्रष्ट है जैसे कि हम आप हैं। हम आप में क्या है कि सत्य बोलना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन कितने लोग सच बोलते हैं, सोचिए स्वयं। जैसे ही जरा सी कठिनाई आने वाली होती है हम पर या हमारे अपनों पर, हम तुरंत झूठ का सहारा ले लेते हैं, और हम इसे गलत नहीं मानते। हमारे तो शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी कह दिया गया कि आप जो है वही सत्य बोलिए जो लोगों को प्रिय लगे। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला झूठ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, तो गलत हो जाएगा, शास्त्रों के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो हम प्रिय वाला सत्य बोलते हैं, गांधी जी के बंदरों की तरह, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो हम बुरा जहाँ घटित हो रहा होता है उसे दिखता ही नहीं है, ना हम उसे बुरा कहते हैं, और सुनते भी नहीं है। अगर कोई चिल्ला भी रहा है कि देखो हमारे साथ गलत हुआ, तो कान पे मत किए बैठे। बंदर बाट इसे ही बोलते हैं बच्चों। भ्रष्टाचार की भेंट अगर ये योजनाएं न चले सरकार, तो ये योजनाएं इतनी अच्छी है कि पूरा देश बदल जाए। मैंने कल बताया था, एक आंकड़ा आपके समक्ष साझा किया था कि आजाद जब हम हुए थे उस समय 1900, अगर हम बात करें 1973 का जो आंकड़ा है, 1973 में लगभग 80% ग्रामीण जो है वह गरीब थे, यानी कि जो हमारे गरीब थे उनका 80% गाँव में रहता था, और 20% लोग शहरों में रहते थे। अभी 2011 में जो आंकड़ा आया उसमें 25% लोग, कुल गरीबों का 25% लोग शहरों में रहते हैं, और 75% लोग गाँव में रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि गाँव के लोग गरीबी से परेशान होकर के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, और वहां पर उन्हें रोजगार मिल नहीं रहा।
अगर मिल रहा होता तो ये प्रतिशत बढ़ता क्यों शहरों में गरीबों का, है ना। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो कितनी बड़ी मात्रा में पैदल चलने वाले बेचारे गरीब लोग थे, जिनमें से न जाने कितने लोगों की डेथ हो गई। आपको अनुमान नहीं होगा, अगर आपको ये आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं तो शायद आश्चर्य कम हो, लेकिन फिर भी आंखें खुली रह जाएंगी ये जान करके कि ये वो देश है जहां पर अभी भी लगभग 25 करोड़ गरीब रहते हैं। और ऐसे बहुत कम देश है जहां पे इतनी आबादी है, उस देश की कुल जनसंख्या ही इतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ गरीब रहते हैं। और हम वो देश हैं जहाँ का एक व्यक्ति एशिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, मुकेश अंबानी। और दूसरे लोग भी हैं उनसे थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा है। तो ये आय की असमानता बहुत गजब की है, और ये इसी वजह से है कि ये योजनाएं जो चलती हैं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। देश में निर्धनों का अगर वर्गीकरण करेंगे तो हम इसे क्षेत्र के आधार पर भी बच्चों बांट सकते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अगर हम शहरी क्षेत्र के आधार पर देखें तो शहरी निर्धन कौन लोग होते हैं। शहर में रहने वाले वह लोग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते, उन्हें हम शहरी निर्धन बोलते हैं। ठीक है, शहर के ये वो लोग हैं जिन्हें हम निर्धन की कैटेगरी में रखते हैं, या तो इन्हें बिल्कुल रोजगार मिला नहीं, ये बेरोजगार है, और या ये अनियत मजदूर है। अनियत मजदूर मतलब जिनकी मजदूरी कहीं पे फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। किसी दिन ये लोग रोज मजदूरी के लिए किसी एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, जैसे लखीमपुर में बड़ा चौराहा है, और फिर उनके विनियोजक जो होते हैं, जो उनके प्लायर होते हैं, वो आके वहीं पे से ले जाते हैं अपने अपने कार्यस्थल पे। इनकी स्थिति शहरों में बहुत दयनीय है। ये दिन में कहीं काम करते हैं, रात में उसी जहाँ पे वर्क हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास ही कहीं पे चादर बिछा के सो जाते हैं। सर्दियां होती तो थोड़ा बहुत तंबू वगैरह, पॉलीथीन वगैरह आती है, उसको ऊपर सिर के ऊपर डाल करके और सो जाते हैं। इस तरह से जीवन जीने वाले ये लोग, इनकी स्थिति बहुत खराब होती है। और मैं आपको बताऊं, यही रहते हुए ये अपने परिवार में भी रहते हैं, पति पत्नी बच्चे भी यहीं रहते हैं, कैसे निर्वहन करते होंगे आप केवल अनुमान लगा लीजिए। इनकी स्थिति वाकई में बहुत ही दयनीय होती है। इनके पास ना तो रोजगार की सुरक्षा है, ना इनके पास परिसंपत्तियां हैं, ना तो इनके पास आवश्यक कार्य कौशल होता है, ना तो अगर इनके पास में से किसी के पास अगर कार्य कौशल हो भी तो इनको अवसर नहीं मिलते। और कुल मिलाकर के निर्वाह ये कर पाए, इसके लिए इनके पास आय इतनी नहीं होती कि उस आय से कुछ अधिशेष बच पाए, सरप्लस बच पाए। आप समझते हैं, आय जो आप कमाते हैं उसका जो हिस्सा खर्च करने के बाद बचा रह जाता है उसे अधिशेष कहा जाता है। तो इनके पास अगर कभी रोजगार ना मिले किसी दिन, तो इनके पास कोई अधिशेष नहीं होता है कि आज वो उस पैसे से, उस बचत के पैसे से भोजन पाले। पर्याप्त आय नहीं होता है तो इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है, स्थिति दयनीय होती है। बड़ी संख्या में आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के पास चले जाइए जहाँ पे कोई निर्माण हो रहा हो, बड़ी बिल्डिंग बन रही हो, आप देखेंगे आसपास बहुत सारे लोगों ने झुग्गियां डाल रखी होती है। और वो कैसे रह रहे होते हैं, कहीं पे भट्ठा लगा हुआ, ईंटें जहाँ बनती है, अब आसपास देखिए छोटी छोटी झोपड़ियां पड़ी होंगी, कैसे जीवन यापन करते होंगे वो लोग, अनुमान लगाए जा सकते हैं। ग्रामीण निर्धन जो लोग होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। ग्रामीण निर्धन जो लोग होते हैं, अंग्रेजी में इन्हें रूरल पुअर बोलेंगे, ये वो लोग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जमीनें इनके पास खुद की नहीं होती हैं, ये जैसे कि आपने अभी पढ़ा था होती भी है, तो इनके पास जो जमीनें होती हैं वह बहुत कम मात्रा में होती है या अवसर बंजर होती है। जनरली ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, वहां पर भी इनकी हालत बहुत दयनीय होती है। गांव में क्योंकि जो थोड़ी बहुत खेती होती है, कभी कभी वह भी इनके लिए मुसीबत का सबब बनती है। किसी महाजन से, सेठ साहूकार से उधार लेकर के, पता लगे बीज लेके आए, खादे लेके आए, फसल में बुआई की, दिन भर दिन रात मेहनत की, देखभाल की, अचानक से बाढ़ आ गई, या तेज बरसात हो गई, या सूखा पड़ गया और फसल में कुछ नहीं हुआ। अब साहूकार महोदय का तो ऋण चुकाना था, ब्याज भी देना था, कैसे करते, तो बंधुआ मजदूर हो गए, यानी कि बगैर मजदूरी के उनके यहाँ काम करना था। वो हो सकता है एक टाइम का भोजन देते या किसी दिन 2 टाइम का भोजन देते, ये संभव था, लेकिन मजदूरी कोई नहीं देगा। ठीक है, कभी कभी भोजन भी नहीं देता, ऐसे भी स्थितियां देखी गई। कुल मिलाकर के इनका जो
जीवन स्तर है ग्रामीण निर्धनों का वो बहुत ही ज्यादा दयनीय होता है, क्योंकि इनके पास रहने के लिए भी झोपड़ियों के सिवा और कुछ नहीं होता। तो ये आपने अभी जो जाना है वो ये जाना है कि जो निर्धन होते हैं अगर हम क्षेत्र के आधार पर उन्हें बांटे तो इनके दो क्षेत्र बनते हैं, तो शहरी निर्धन और दूसरा ग्रामीण निर्धन। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, निर्धनता रेखा के आधार पर अगर आप गरीबों का प्रकार देखें, देखिए गरीबों के प्रकार में आपने दो प्रकार जाने, गरीब कैसे, शहरी गरीब और ग्रामीण गरीब। दूसरा, अगर निर्धनता रेखा के आधार पर आप देखें तो ये कुछ गरीब है, यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं। ये जो पहला चित्र है, दूसरा चित्र है, तीसरा चौथा, ये कई चित्र है। पहला चित्र वह है, और ये जो चित्र बने हुए हैं ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मेरा पॉइंटर आप लोगों को दिख पा रहा होगा, फिगर के ऊपर है, पॉइंटर दिख रहा है। ये सदैव निर्धन वाला अगर आप देखें, ये वो लोग हैं, ये एक निर्धनता रेखा खींची हुई है, जो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, इस हॉरिजॉन्टल, ये वाली फिगर देखिएगा, जहाँ चिरकालिक निर्धन अल्पकालिक ये लिखा हुआ है, ये एक पॉवर्टी लाइन है। इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, ऐसे लोग, कई सारे लोग जो हमेशा इस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। किसी की आय थोड़ी ज्यादा है, किसी की आय कुछ कम है, किसी की फिर ज्यादा है, किसी की फिर कुछ कम है। या किसी एक व्यक्ति की ही अगर हम मान लें तो उसकी किसी दिन आय बढ़ गई, किसी दिन कम हो गई, किसी दिन फिर बढ़ गई, किसी दिन फिर भी और कम हो गई, किसी दिन बहुत घट गई। ये वो लोग हैं जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जिस दिन मजदूरी मिल गई उस दिन आय बढ़ गई, जिस दिन मजदूरी ठीक से नहीं मिली, आधी अधूरी मजदूरी लगी, उस दिन आय घट गई। या फेरी वाले लोग हैं, किसी दिन लाभ हो गया, किसी दिन बहुत कम लाभ हुआ, किसी दिन नहीं लाभ हुआ, लेकिन इनका लाभ कभी इतना नहीं होता कि इनकी आमदनी निर्धनता रेखा के ऊपर जा सके। ये वो लोग हैं जो सदैव निर्धन रहने वाले लोग, चिरकालिक निर्धन। जो सामान्य निर्धन है वह ये है कि ज्यादातर समय इनकी आय, किसी एक दिन मजदूरी लग गई, किसी एक दिन कोई मजदूरी नहीं मिली, किसी दिन मजदूरी ज्यादा मिल गई तो थोड़ा सा इन्होंने पॉवर्टी लाइन को टच किया, लेकिन अगली बार ये फिर बहुत नीचे आ गए। और इसी तरह से इनका ये जो ग्राफ है, ये गरीबी रेखा के ज्यादातर नीचे ही रहता है। इनको हम बोलते हैं सामान्य निर्धन, ठीक है। सामान्य निर्धन वह लोग होते हैं जो कि ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही इनकी आमदनी रहती है। फिर चक्रीय निर्धन होते हैं। चक्रीय निर्धन का मतलब है कि ये लगातार कभी इनकी आय ऐसी हो जाएगी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे, यानी कि बीपीएल जो है, ये बीपीएल लाइन, इसके ये कभी ऊपर आ जाएंगे, कभी ये फिर नीचे चले जाएंगे, कभी ये फिर ऊपर आ जाएंगे, कभी ये फिर नीचे, यानी कि किसी दिन इनकी इनकम ठीक हो जाती है और किसी दिन इनकी इनकम खराब होती है। ये चक्र इनका चलता रहता है। ऐसे लोगों को चक्रीय निर्धन बोलते हैं। जिन लोगों की ज्यादातर आय तो इतनी है कि ये गरीबी लाइन के ऊपर है, लेकिन कभी कभी इनकी आय बहुत कम हो जाती है कि ये गरीबी रेखा के नीचे भी चले जाते हैं। ये नियमित निर्धन नहीं कहलाते, लेकिन ये अनियमित निर्धन है, क्योंकि ज्यादातर समय ये गरीबी रेखा के ऊपर रहता है, लेकिन कभी कभी ये गरीबी रेखा के नीचे इनकी आय चली जाती है। इनको अनियमित निर्धन कहा जाएगा। और ये वो लोग हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं। यही वो लोग हैं जिनका एपीएल बनता है, यानी एबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग। पॉवर्टी लाइन कौन सी है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन है। इसके ऊपर इनकी आमदनी हमेशा इस लाइन के ऊपर है। तो ये ही बेटा पॉवर्टी लाइन होती है जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं। लाइन और कुछ नहीं है। लाइन मतलब जब आप ग्राफिकली इसे समझते हैं तो एक रेखा खींच देते हैं, इसी को पॉवर्टी लाइन कहा है, ठीक है। जो चीज मैंने आपको फिगर में सिर्फ बताई है, उसी को इन्होंने पॉइंट वाइज बताया है। चिरकालिक निर्धन दो तरह के थे, सदैव निर्धन या सदा निर्धन, और सामान्य निर्धन। इनके पास कोई परिसंपत्ति नहीं है, धन का सदैव अभाव है, ठीक है, धन का सदैव अभाव। सामान्य निर्धन वह है जो अनियमित मजदूर है या भूमिगत मजदूर है। अल्पकालीन निर्धनों में चक्रीय निर्धनता रहती है, किसी दिन ज्यादा कमाएंगे, किसी दिन कम कमाएंगे, यानी कि निर्धन और गैर निर्धन वर्ग में झूलते रहते हैं। चक्रीय निर्धनता, किसी दिन ज्यादा आमदनी हो गई, बीपीएल लाइन के ऊपर हो गई, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कभी चले गए, कभी नीचे। ये मौसमी मजदूर होता है। सीजन जब आती है तो उन्हें रोजगार मिल जाता है, जब सीजन नहीं होती है, बरसात वगैरह में, ये बेरोजगार हो जाते हैं और गरीबी की रेखा के एकदम नीचे चले जाते हैं। अनियमित यदा कदा निर्धन ये होता है जो कभी अगर बीमार हो गए तो फिर घर में खाने को नहीं रहा, अगर ये स्वस्थ है तो इनको खाने पीने का मिलता है। गैर निर्धन वही लोग हैं जो कभी भी पीछे नहीं आते, इसमें वो लोग आते हैं जो व्यवसायी, वो
विभिन्न प्रकार के पेशेवर लोग। तो ये निर्धनों की एक कैटेगरी है। इतना बताइए अगर समझ में आ गया हो, और अगर समझ में नहीं आया बताएं बच्चों। ये चेक पॉइंट ये बताते हैं कि आपने कितना समझा। निर्धन शब्द का व्यापक रूप क्या है, निर्धन कौन होता है, आप बता सकते हैं क्या? योजना आयोग ने कुछ कैलोरीज तय की थी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, आपको याद है क्या? निर्धन किन किन आवश्यक तत्वों से वंचित रहते हैं? तो अभी आपने जाना ये जिन जिन आवश्यक तत्व क्या है, कुछ तो आधारभूत आवश्यकताएं हैं और कुछ आवश्यक तत्व हैं जैसे शिक्षा है, रोजगार के अवसर हैं, विभिन्न योजनाएं हैं उनकी जानकारी, ये सारी इनके आवश्यक तत्व है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ये सबसे वंचित रहते हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कहाँ निवास करता है, बता सकता है? शहर में या गाँव में? गाँव में। गैर निर्धन के दो उदाहरण दीजिए। गैर निर्धन के दो उदाहरण कौन है, ऊपर आपने जाना। ठीक है, तो चेक पॉइंट देकर के तुरंत अनुमान लगाया करिए कि हमने कितना जाना। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न के उत्तर आप तुरंत न दे पाए, इसका मतलब है आपको तुरंत रिवीजन की आवश्यकता है। तो फटाफट रिवीजन कर डालिए, किताब उठाइए, पढ़ डालिए पूरा अच्छे से, और फिर आप देखिए कि फिर से आप ये प्रश्न पढ़िए कि आपको उसके उत्तर आते हैं। निर्धनता रेखा अभी आपने फिगर में देखा था, निर्धनता रेखा क्या होती है उसे देख के आपको अनुमान तो हो ही गया होगा। जब हम ग्राफिकली समझते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम खींचते हैं विभिन्न निर्धन वर्ग समूहों की स्थिति जानने के लिए, वही निर्धनता रेखा है जो ये बताती है कि इतनी इस रेखा पर रहने वाले लोग कम से कम इतनी कैलोरी का भोजन जो है ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे निर्धनता रेखा की अवधारणा भारत में किसने दी, तो ये दादा भाई नौरोजी रहे हैं, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका बड़ा योगदान था, लेकिन इन्होंने निर्धनता रेखा की अवधारणा भारत में प्रस्तुत की थी। यह रेखा निर्धनों का आकलन करने का एक मापक होती है। मतलब ये रेखा जो होगी ये निर्धनों का आकलन करने का एक स्टैंडर्ड बनती है, जैसे कि आपने भी ग्राफिकली समझा था। कुछ मानक हैं जिन पर यह आधारित होगी। रेखा के नीचे रहने वाले या रेखा के नीचे जिन लोगों की आय इस रेखा के नीचे आती है वह जन समूह निर्धन कहे जाएंगे, और इसके ऊपर जो रहने वाले लोग होंगे तो वह निर्धन नहीं, गैर निर्धन या सामान्य व्यक्ति या अमीर व्यक्ति भी कहे जा सकते हैं। निर्धनता रेखा की संकल्पना पे बहुत सारे लोग मतभेद भी रखते हैं। ठीक है, मतभेद जो है वह अलग अलग लोगों के अलग अलग स्तर पे है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक खाद्य और कृषि संगठन है, उसके प्रथम निदेशक हैं लॉर्ड ब्रायड। लॉर्ड ब्रायड ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1945 में पॉवर्टी लाइन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है। भारत में इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉर्ड ब्रायड ये क्या थे? ये खाद्य और कृषि संगठन के प्रथम निदेशक थे। ये संगठन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति से प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह गरीब माना जाएगा। इस 1945 में निर्धनता रेखा जो बनी थी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, विश्व बैंक ने भी 1.25 अमेरिकी डॉलर से कम प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना है। तो ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपने जाना। एक तो यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसके प्रथम निदेशक थे लॉर्ड ब्रायड। उन्होंने निर्धनता रेखा की परिभाषा 1945 में दी, जिन्होंने कहा कि प्रतिदिन 2300 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2300 कैलोरी पाने वाले परिवार जो है वह गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। इससे नीचे अगर कोई कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब है। लेकिन विश्व बैंक, आप जानते हैं विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशंस की ही उपज है, और विश्व बैंक का सीधा सीधा एक अमाउंट थी। ये तो थी, ये जो बात थी ये सापेक्षता की बात थी बच्चों। आपने दो विकल्प पढ़े थे ना, एक तो सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष जो तुलना करती है, तो ये सापेक्षता की परिभाषा हो गई। विश्व बैंक ने एक स्टैंडर्ड दे दिया कि 1.25 अमेरिकी डॉलर, यानी कि प्रतिदिन अगर कोई 1.25 अमेरिकी डॉलर जो है कमाता है
तो वह गरीब नहीं। ये उस समय का आंकड़ा था, उसको इन्होंने निर्धन माना था। ठीक है, निर्धनता रेखा निर्धारित कैसे करें, क्योंकि दो विकल्प आपके सामने है। भारत में आप जानते हैं कि भारत में ये 2300 वाला भी बात मानी नहीं गई थी। भारत में तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग योजना आयोग ने तय किया था और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग किया था। कोई बिना देखे ईमानदारी से बता सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी तय किए गए थे और शहरी क्षेत्र में कितने? 24 सर कैलोरी ग्रामीण में 2400 और शहरी में 2100। बढ़िया, वेरी गुड। तो निर्धनता रेखा हम तय कैसे करें? जैसे हमने जो ये फिगर अभी समझी थी, इसमें हमने जाना कि ये फिगर में यहाँ पे निर्धनता रेखा है। ये निर्धनता रेखा यहाँ से भी तो हो सकती थी, यहाँ से भी हो सकती थी और यहाँ से भी हो सकती थी, है ना? लेकिन ये यहीं पर हो, ये कैसे तय होगा? अगर इसे जानना है तो इसके लिए आपको ये जानना रहेगा कि निर्धनता रेखा की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। पहली विधि जो भारत में स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई, वो विधियां हमें आपको पढ़ना है। पहली विधि थी जेल की निर्वाह लागत द्वारा। जेल की निर्वाह लागत द्वारा, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने जेल में जो कैदी थे उनको दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया और यह तय किया कि जेल की जो निर्वाह लागत है वह कितनी है, उसी के माध्यम से निर्धनता रेखा तक पहुंचा जाना चाहिए, ऐसा उनका मन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों तथा वयस्कों की जनसंख्या एवं उनके उपभोग का आकलन किया कि बच्चे कितना भोजन ग्रहण करते हैं और जो अडल्ट है, वयस्क है, वह कितना भोजन ग्रहण करते हैं, उसका उन्होंने आकलन किया, मतलब मूल्यांकन किया, आंकड़े इकट्ठा किए और उन्होंने पाया कि जेल के वयस्क जो है उनके निर्वाह की लागत का अंश है 3/4। ठीक है, यानी कि जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का अंश कितना है, 3/4। तो उन्होंने 3/4 सूत्र की रचना की। ठीक है, 1/6 गुणे 0 प्लस 1/6 गुणे 1/2 प्लस 2/3 गुणे 1। इस तरह से इन्होंने एक फार्मूला ये रखा था और इस फार्मूले के आधार पर उन्होंने वयस्क तथा बच्चों के उपभोग के भारित औसत को औसत निर्धनता रेखा माना था। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एकदम से ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, जितना आपको समझ में आना चाहिए उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जितना भोजन ग्रहण करता है, बच्चे, दादा भाई नौरोजी ने माना कि उसका 3/4 कैलोरी उन्हें ग्रहण करना है। बच्चे मतलब जो किशोर वय के बच्चे हैं, जो अडल्ट अभी नहीं हुए, 11 साल के उम्र के ऊपर के बच्चे, 10 से 11 साल की उम्र के ऊपर के बच्चे। और उन्होंने ये जानने के लिए वयस्क और बच्चों की भारित औसत समझते हैं, वेटेज दिया गया। जो बड़ों को जो आंकड़े इकट्ठा किए गए उसमें उन्होंने 1 वेट दिया, तो बच्चों को 3/4 दिया। ठीक है, यानी बच्चों का 0.75 मान लीजिए और बड़ों का 1 मान लीजिए। इस तरह से उन्होंने इनका उपभोग जाना और ये तय किया कि कितनी कैलोरी इनको लेनी चाहिए। और इसी के आधार पे इन्होंने एक फार्मूला था, ये जो फार्मूला है आपको पूरा समझ में ना आए टेंशन मत लीजिए, खाली देख लीजिए कि ये फार्मूला था। ठीक है, और इस फार्मूले के अंतर्गत ही उन्होंने 3/4 निकाला था, इस फार्मूले के अंतर्गत। तो अभी इस फार्मूले को कैसे उन्होंने बनाया था इसके चक्कर में न पड़ी, फार्मूला देख लीजिए और ये जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी ने जेल के कैदियों के ऊपर कुछ अध्ययन किया और उसके बाद में इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, वयस्क और बच्चों के उपभोग का भारित औसत यानी वेटेड एवरेज निकाला था। यानी कि वेटेड एवरेज मीन, जो आपने पढ़ा था ना कि हम अलग अलग मूल्यों को कुछ वेट्स दे देते हैं, जिसको हम जितना ज्यादा महत्व देना चाहें उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भारित औसत निकाला, वेटेड एवरेज मीन निकाला और निर्धनता रेखा तय कर दी। ये पहला निर्धनता रेखा का कदम था। ठीक है, इसके अलावा प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान दल, ये क्या है, इसे हम कल जानेंगे। आज के लिए तक ये क्लास आपकी दूसरी शुरू हो चुकी है और आज आपने जितना जाना, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो उन्हें लिख लीजिए कहीं। कल की क्लास के शुरुआत के 5 मिनट में आप अपने डाउट्स पूछेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। अब आगे क्लासेस अटेंड करें, सभी लोग एकदम स्वस्थ रहे और खूब प्रसन्न रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।